सियासत में रुतबा अक्सर कपड़ों से आंका जाता है, लेकिन भारत के इतिहास में एक मुख्यमंत्री ऐसा भी हुआ जिसने नए बने राज्य के पहले सीएम की शपथ फटे कुर्ते में ली और रात में सरकारी बंगले में सोने गया तो छत टपकने लगी। पूरी रात बाल्टी खाली करते कटी और सुबह हाथ दर्द से सूज गया। 1 नवंबर 2000 मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ों वाला नया राज्य बना छत्तीसगढ़। लेकिन शपथ से चंद घंटे पहले तक सस्पेंस था कि सूबे का पहला बॉस कौन होगा। रायपुर के होटल पिकाडली में रुके अजीत जोगी 31 अक्टूबर की सुबह विधायक दल की बैठक के लिए निकले। उनका कुर्ता जेब के पास से फटा था। पत्नी रेणु ने टोका तो जोगी टाल गए, जाने दो कुर्ता कौन देखता है। 1 नवंबर की सुबह तक सीएम के नाम पर सस्पेंस कायम था, लेकिन दिल्ली आला कमान का मैसेज साफ था। दिग्गजों को झुकना पड़ा। शपथ से महज आधे घंटे पहले दिग्विजय सिंह और गुलाम नबी आजाद ने अजीत जोगी के नाम पर मुहर लगा दी। जोगी समर्थकों के साथ सीधे पुलिस ग्राउंड पहुंचे। बीवी बेटे को होटल में ही भूल गए। किसी तरह परिवार मारुति 800 में बैठकर शपथ से महज 4 मिनट पहले पहुंचा। सिक्योरिटी ने रोका क्योंकि उन्हें कोई पहचानता ही नहीं था। तत्कालीन विधायक गीता देवी उन्हें भीड़ से निकालकर मंच तक ले गई। माइक पर आवाज गूंजी, मैं अजीत प्रमोद कुमार जोगी। लोगों की नजरें कुर्ते पर थी और यूं छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री ने फटे हुए कुर्ते में इतिहास रच दिया। बंगले का किस्सा भी इमोशनल है। नए सीएम हाउस में जाने से जोगी मुकर गए। 5 महीने पहले ही उनकी जवान बेटी अनुषा ने आत्महत्या की थी। जोगी ने तय किया कि वो 1978 वाले उसी पुराने कलेक्ट्रेट बंगले में रहेंगे जहां अनुषा का जन्म हुआ था। उस बंगले में बिस्तर और कुर्सियों के सिवा कुछ नहीं था। बेटे अमित बताते हैं कि रात भर बारिश हुई, छत टपकी और सीएम पूरी रात बाल्टी खाली करते रहे। जोगी की जिंदगी ऐसे ही किस्सों से भरी है। घने जंगलों में जन्मा एक सांवला लड़का जो गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर, आईपीएस और फिर आईएएस बना। 14 साल कलेक्ट्री की और राजीव गांधी के एक फोन पर सियासत में आ गया। एक ऐसा नेता जो बोलता तो भीड़ सम्मोहित हो जाती, जिसका आधा शरीर एक्सीडेंट में पैरालाइज्ड हो गया, लेकिन रफ्तार नहीं रुकी। हालांकि इस तस्वीर का दूसरा पहलू डार्क है। आखिरी 17 साल हत्या, विधायकों की खरीद फरोख्त और स्टिंग ऑपरेशंस के आरोपों में गुजरे। जब बेटे को कांग्रेस से निकाला गया तो मुख्यालय में पटाखे फूटे। सोनिया के इस लाडले ने आखिर में अपनी अलग पार्टी बनाई, लेकिन शरीर साथ छोड़ गया। आज परिवार गहरे ढलान पर है। गिने चुने समर्थक बचे हैं। परिवार के आखिरी चिराग अमित जोगी जग्गी हत्याकांड में सजा पाकर जेल के दरवाजे पर खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर पार की लड़ाई जारी है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव। किस्सा के इस एपिसोड में बात छत्तीसगढ़ के सबसे ताकतवर और विवादित जोगी परिवार के उदय और खौफनाक डाउनफॉल की। साल 1946, आजादी से 1 साल पहले छत्तीसगढ़ के मारवाही के एक छोटे से गांव जोगीसार में टीचर केपी जोगी के घर 19 अप्रैल को बेटा हुआ। नाम रखा गया अजीत। परिवार आदिवासी था, लेकिन ईसाई धर्म अपना चुका था। जंगलों में महुआ और तेंदू बीनते हुए अजीत बड़े हुए। पढ़ाई में तेज थे। 1964 में भोपाल के नामी मौलाना आजाद कॉलेज में टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, गोल्ड मेडल जीता। पास होते ही रायपुर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। घने जंगलों से निकले लड़के के लिए इतनी सी उम्र में यह बहुत बड़ी छलांग थी। लेकिन अजीत का असली लक्ष्य था अफसरशाही। 1968 में यूपीएससी निकाला और महज 22 साल की उम्र में आईपीएस बन गए। लेकिन मसूरी ट्रेनिंग यानी लबसना पहुंचते ही समझ आ गया कि असली पावर और रुतबा तो आईएएस में है। अजीत ने बड़ा रिस्क लिया और आईपीएस छोड़ दिया। 1970 में दोबारा यूपीएससी दिया और ऑल इंडिया 8वीं रैंक हासिल कर आईएएस बन गए। पत्नी रेणु जोगी बताती हैं कि अजीत एक डैशिंग जेंटलमैन थे। सूट बूट और क्लीन शेव रहने वाले तेज तर्रार अफसर। नौकरी के तीसरे साल यानी 1971 में ही उन्हें सीधी जिले का कलेक्टर बना दिया गया।
इसके बाद वो शहडोल के कलेक्टर बने। द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक यहीं उनकी मुलाकात रेणु से हुई। रेणु के भाई रत्नेश सोलोमन कद्दावर नेता थे जो आगे चलकर दिग्विजय सरकार में मंत्री भी बने। रेणु खुद वेल्लोर से एमबीबीएस कर आई स्पेशलिस्ट बनी। 8 अक्टूबर 1975 को दोनों की शादी हुई। 1978 में जोगी रायपुर के कलेक्टर बने। शंकर नगर के उसी कलेक्ट्रेट बंगले में बेटी अनुषा का जन्म हुआ। सीएम बनने से ठीक 5 महीने पहले इसी अनुषा ने अपनी जान दे दी थी। इसलिए सीएम बनने पर भावुक जोगी ने नए सीएम हाउस के बजाय उसी पुराने बंगले को चुना जहां बेटी की यादें थी। द टेलीग्राफ के मुताबिक 1981 में जोगी राज्य के सबसे बड़े शहर इंदौर के कलेक्टर बने। फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाले इस कलेक्टर की काबिलियत पर बहुत जल्द दिल्ली की नजर पड़ी। फिर आई साल 1985 की वो एक रात। अचानक जोगी के बंगले का फोन घनघनाया। लाइन पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सबसे पावरफुल पीए विंसेंट जॉर्ज थे। उन्होंने सीधा ऑफर दिया, राजनीति में आना है या जिंदगी भर कलेक्टर ही बने रहना है। 2.5 घंटे का वक्त है, सोच लो। दिग्विजय सिंह लेने आएंगे, उन्हें अपना फैसला बता देना। रेजिडेंसी इलाके के इस बंगले में ठीक 2.5 घंटे बाद युवा नेता दिग्विजय सिंह की एंट्री होती है और इधर अंदर 14 साल तक कलेक्टरी करने वाला यह अफसर राजशाही में उतरने का पक्का मन बना चुका था। उन्नीस के बाद सत्ता राजीव गांधी के हाथों में आई। वो पुराने और घाघ नेताओं को किनारे कर इंग्लिश बोलने वाले युवा और टेक्नोक्रेटिक नेताओं की नई टीम बना रहे थे। उस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस कई खेमों में बटी थी। अर्जुन सिंह, विद्याचरण शुक्ल, माधवराव सिंधिया और पीसी सेठी। द प्रिंट के मुताबिक इन दिग्गजों को काउंटर करने के लिए ही राजीव ने 2 चेहरे चुने, राघवगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह और इंदौर के कलेक्टर अजीत जोगी। यह सिर्फ काबिलियत नहीं, कांग्रेस के पावर मैनेजमेंट का हिस्सा था। सियासी गलियारों में एक किस्सा बहुत मशहूर है। राजीव गांधी जब बतौर पायलट इंदौर की फ्लाइट पर आते तो चतुर जोगी मौके की ताक में रहते। वो गर्मा गर्म इंग्लिश ब्रेकफास्ट का पैक लेकर खुद एयरपोर्ट पहुंच जाते। राजीव की नजरों में चढ़ने की ये उनकी बहुत ही सदी हुई प्लानिंग थी। खैर 1985 में राजीव के कहने पर जोगी ने कलेक्ट्री छोड़ी और राजशाही में एंट्री ले ली। 1986 में वो राज्यसभा भेजे गए और 12 साल वहीं जमे रहे। अपनी फर्राटेदार अंग्रेजी के चलते वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए। वो दिल्ली के माहिर खिलाड़ी तो बने ही, लेकिन एमपी की जमीन कभी नहीं छोड़ी। 1993 के मध्य प्रदेश चुनाव में जोगी ने ग्राउंड पर जोरदार मौजूदगी दर्ज कराई, लेकिन सीएम की असली रेस दिग्विजय सिंह और माधवराव सिंधिया के बीच थी। कहते हैं सिंधिया इतने आश्वस्त थे कि दिल्ली में उनका प्राइवेट जेट हमेशा इंजन ऑन खड़ा रहता था। जोगी ने इन दोनों को काउंटर करने के लिए अर्जुन सिंह को अपना गॉडफादर बना लिया, लेकिन सीएम की बाजी दिग्गी राजा मार ले गए। इससे जोगी को नुकसान यह हुआ कि उनका वो दोस्त पीछे छूट गया जिसने रात के अंधेरे में उन्हें राजनीति में एंट्री दिलाई थी। इसके बाद जोगी दिल्ली के अंदरूनी खेल में रम गए। वो एक ऐसे नेता बने जो सबके साथ काम करता था, सबके क्लोज था। अर्जुन सिंह, प्रणब मुखर्जी, पीवी नरसिम्हा राव से लेकर सोनिया गांधी तक। सोनिया गांधी के तो वो बेहद खास थे। एक वजह तो विंसेंट जॉर्ज थे जो राजीव के बाद सोनिया के पीए बने। दूसरी वजह थोड़ी फिल्मी है। जोगी हर रविवार लुटियंस दिल्ली के उसी चर्च में प्रार्थना करने जाते जहां सोनिया गांधी जाया करती थी। इसी तरह प्रार्थनाओं के बीच राजनीतिक रिश्ते मजबूत होते गए। लेकिन साल 2000 जोगी के लिए सत्ता और आंसुओं का खौफनाक कॉकटेल लेकर आया। मई में सोनिया गांधी इंदौर आने वाली थी और जोगी तैयारियों में पसीना बहा रहे थे। पत्नी रेणु इंदौर में ही मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थी। 25 साल की बेटी अनुषा अमेरिका से एमबीए कर रही थी और छुट्टियां मनाने घर आई थी। 12 मई 2000 की सुबह थी। अजीत, रेणु और अनुषा नाश्ते के टेबल पर बैठे थे। परिवार पीछे से अनुषा की शादी के लिए रिश्ता खोज रहा था। टेबल पर इसी बात को लेकर बहस हो गई। अनुषा इसके सख्त खिलाफ थी। एक कहानी यह भी है कि वो किसी और लड़के से प्यार करती थी और जोगी इसके खिलाफ थे। इसी भारी बहस के बीच जोगी अपनी नेता के स्वागत के लिए निकल गए। कुछ घंटों बाद नौकरानी अनुषा के कमरे में गई। दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर रूह कपाने वाला नजारा था। अनुषा छत से लटकी हुई मिली। एक तरफ पिता सोनिया गांधी के स्वागत में जुटे थे और घर में जवान बेटी ने अपनी जान दे दी थी। इसी बेतहाशा दुख को सीने में दबाकर ठीक 5 महीने बाद जोगी को सत्ता के सबसे बड़े केंद्र में पहुंचना था।
एक नए राज्य का पहला मुख्यमंत्री बनकर। अलग राज्य की मांग पुरानी थी। 1993 में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने वादा किया था, लेकिन असली ट्रिगर दबा 1998 में। रायपुर के स्प्रेशाला मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐलान किया, मुझे 11 सीटें दो, मैं तुम्हें नया राज्य दूंगा। बीजेपी ने 9 सीटें जीती, संसद से बिल पास हुआ और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ वजूद में आ गया। 16 जिले, 2 करोड़ 80 लाख आबादी, 11 सांसद और 90 विधायक अब रातों रात छत्तीसगढ़ के हो गए। विद्याचरण शुक्ल और मोतीलाल वोरा जैसे दिग्गज भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, नए राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सबसे तगड़ी दावेदारी विद्या भैया यानी विद्याचरण शुक्ल की थी। सीएम ऑफ रायपुर कहलाने वाले इस नेता की सियासी विरासत बहुत बड़ी थी। पिता रविशंकर एमपी के पहले सीएम थे। बड़े भाई श्यामाचरण 2 बार सीएम रहे। विद्याचरण शुक्ल खुद कितने ताकतवर थे, इसका अंदाजा लगाइए कि इमरजेंसी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उन्हीं के पास था। ये वीसी ही थे जिन्होंने अखबारों की बिजलियां काटी और किशोर कुमार के गानों पर रेडियो बैन लगाया था। जब वीसी को लगा कि कुर्सी खिसक रही है तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा। 14 विधायकों को साथ लेकर आला कमान पर दबाव बनाया कि सीएम नहीं बनाया तो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। उधर मोतीलाल वोरा भी जोर लगा रहे थे। लेकिन 10 जनपद का मैसेज साफ था, नया राज्य आदिवासियों का है तो सीएम भी आदिवासी ही होगा, और वो नाम था अजीत जोगी। वो सालों से दिल्ली के दरबार में डटे हुए थे। भले ही पिता ने ईसाई धर्म कबूल कर लिया था, लेकिन जोगी के पास आदिवासी प्रमाण पत्र था। सोनिया गांधी ने सारा दांव जोगी पर ही लगा दिया, लेकिन वीसी शुक्ल के रहते यह आसान नहीं था। इसलिए यह मुहिम दिग्विजय सिंह को सौंपी गई। दिग्विजय ने अपना चाणक्य दांव चला और रातों रात वीसी के कैंप में सेंधमारी कर 8 विधायक तोड़ लिए। इस तरह 1 नवंबर की सुबह जोगी का नंबर गेम पूरा हो गया। गुस्साए वीसी शुक्ल अपने फार्म हाउस में कोप भवन बनाकर बैठ गए। दिग्विजय सिंह और गुलाम नबी आजाद उन्हें मनाने पहुंचे। वहां माहौल इतना गर्म था कि वीसी के समर्थकों ने दिग्विजय सिंह के साथ हाथापाई कर दी। लंबी बातचीत के बाद जब दिग्विजय सिंह बाहर आए तो उनके कुर्ते की जेब फटी हुई थी। मीडिया ने पूछा तो दिग्गी राजा ने मुस्कुराकर सिर्फ एक लाइन कही, राजनीति में ये सब चलता रहता है। सीएम बनते ही जोगी ने कई ऐतिहासिक फैसले किए। नया रायपुर का विजन, गांव-गांव में धान खरीदी की मंडियां और राज्य को पावर हब बनाने का सपना जोगी का ही था। छत्तीसगढ़ सरकार का आधिकारिक लोगो भी जोगी ने एक रिटायर्ड आईएएस दोस्त के साथ मिलकर डिजाइन किया था। बीच में अशोक स्तंभ, दोनों तरफ धान की बालियां, नीचे बिजली के साइन, तिरंगे का रंग और चारों तरफ 36 परकोटे। पहले राज्योत्सव में सोनिया गांधी ने खुद इसका अनावरण किया था। जोगी 3 साल तक निर्विवाद सीएम रहे, लेकिन चुनाव आते आते सत्ता का नशा हावी हो गया। जोगी और उनके बेटे पर राजनीतिक हत्याओं, विधायकों की खरीद फरोख्त और स्टिंग ऑपरेशन के ऐसे आरोप लगे जिन्होंने परिवार की साख को दागदार कर दिया। और इन्हीं मुकदमों के बीच एक मनहूस सुबह एक ऐसा खौफनाक सड़क हादसा हुआ जिसके बाद जोगी ने पूरी जिंदगी के लिए अपने दोनों पैर गंवा दिए। साल 2003 का विधानसभा चुनाव जोगी परिवार के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कांग्रेस चुनाव हार गई और इसी चुनाव के इर्द गिर्द हत्या, स्टिंग ऑपरेशन और हॉर्स ट्रेडिंग के ऐसे आरोप लगे जिसने इस ताकतवर परिवार का खौफनाक डाउनफॉल शुरू कर दिया। पहला मामला था जग्गी हत्याकांड। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी अमेरिका में जन्मे, दिल्ली के सेंट स्टीफंस और जेएनयू से पढ़ाई की, लॉ में गोल्ड मेडल जीता। 2003 आते आते वो आकाश केबल्स के जरिए राजनीति में एंट्री ले चुके थे। उस वक्त पुराने बागी विद्याचरण शुक्ल ने केंद्र से अलग होकर शरद पवार की एनसीपी ज्वाइन कर ली। वरिष्ठ पत्रकार आलोक पुतुल बताते हैं कि वीसी शुक्ल का यह फैसला जोगी के लिए बड़ा झटका था। वो चुनाव जीते या ना जीते, कांग्रेस का तगड़ा वोट काटने वाले थे। अमित जोगी ने वीसी का खेमा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन रामावतार जग्गी ढाल बनकर खड़े थे। जग्गी कोई मास लीडर नहीं थे, वीसी के फाइनेंसर थे। व्यापारी संघ में उनकी तगड़ी पैठ थी, इसलिए वीसी ने उन्हें अपनी पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाया था।
जून 2003 में वीसी शुक्ल रायपुर में शरद पवार के साथ बड़ी रैली करने वाले थे, लेकिन 4 जून को सरेआम रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इसे लूट बताया, लेकिन जग्गी परिवार ने सीधा आरोप सीएम अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी पर लगाया। दूसरा मामला था जूदेव स्टिंग ऑपरेशन। जग्गी मर्डर की आंच ठंडी भी नहीं हुई थी कि दूसरा बड़ा आरोप लगा। चुनाव से ठीक पहले एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें जशपुर राजघराने के कद्दावर बीजेपी नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री दिलीप सिंह जूदेव नोटों की गड्डी लेकर मूंछों को ताव देते दिखे। कह रहे थे, पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कुछ कम भी नहीं। जूदेव घर वापसी अभियान के प्रणेता थे और बीजेपी के सीएम फेस माने जा रहे थे। इस स्टिंग ने उनका करियर खत्म कर दिया। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। बीजेपी और जूदेव परिवार ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले प्रतिद्वंदी को निपटाने के लिए अमित जोगी ने ही यह फर्जी स्टिंग प्लांट करवाया था। तीसरा मामला था हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ। 2003 के नतीजे आए। बीजेपी 50 सीटें जीतकर सत्ता में आई। 37 सीटों वाली कांग्रेस बहुमत से महज 9 कदम दूर थी। तभी अचानक ऑडियो टेप बम फूटा। बीजेपी ने अजीत जोगी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। दावा था कि जोगी करोड़ों रुपए देकर विधायक खरीद रहे हैं। मामला सीबीआई तक गया। 14 साल बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट से जोगी बरी हुए। ये तीनों मामले सिर्फ 2003 के थे। जग्गी केस में अमित जोगी गिरफ्तार हुए और 8 महीने जेल में रहे। इन्हीं मुकदमों के बीच जोगी के साथ बड़ा हादसा हुआ। गरियाबंद जाते वक्त उनकी तेज रफ्तार गाड़ी पेड़ से टकरा गई। जान तो बच गई, लेकिन शरीर का निचला हिस्सा हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो गया। जग्गी केस में उन्हें अस्पताल में ही अरेस्ट किया गया, लेकिन व्हीलचेयर के चलते बेल मिल गई। 2007 में सबूतों के अभाव में पिता पुत्र दोनों बरी भी हो गए। लेकिन 23 साल पुराना यह केस खत्म नहीं हुआ है। पिछले ही महीने अप्रैल 2026 में बिलासपुर हाईकोर्ट ने अमित जोगी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। सिर्फ 2 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा गया। अमित जोगी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जहां कपिल सिब्बल और विवेक तनखा जैसे सीनियर वकीलों ने उनका केस लड़ा। पच्चीस मई 2013 चुनाव में सिर्फ 6 महीने बचे थे। 2003 और 2008 हार चुकी कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही थी। सुकमा में रैली थी। मंच पर सारे दिग्गज मौजूद थे। अजीत जोगी, प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल और बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा। वापसी में केशलूर के पास झीरम घाटी में घात लगाए बैठे नक्सलियों ने काफिले पर खौफनाक एम्बुश लगा दिया। पेड़ गिराकर रास्ता रोका गया। आईईडी से गाड़ियां उड़ाई गई और अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। इस हमले में 27 लोग शहीद हुए। एक ही झटके में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई। जिंदा बचा तो सिर्फ एक बड़ा नेता, अजीत जोगी। दावा है कि रैली के बाद जोगी सड़क से नहीं, हेलीकॉप्टर से लौट गए थे। इस नरसंहार के बाद महेंद्र कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा ने सनसनीखेज आरोप लगाया। मेरे पिता सीएम की रेस में थे, उन्हें डर था कि जोगी के शूटर उन्हें मार देंगे, और आखिरकार यही हुआ। मायने साफ निकाले गए कि जोगी ने राजनीतिक कांटे साफ करने के लिए नक्सलियों से यह सफाया करवाया है। लेकिन शक कवासी लखमा पर भी उठा। वो इकलौते नेता थे जो अटैक होते ही अपनी गाड़ी पीछे लेकर बच निकले थे। झीरम कांड के बाद जोगी पार्टी में एकदम अलग थलग पड़ गए। भूपेश बघेल का खेमा उनके खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन जोगी परिवार के सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ अंतागढ़ टेप कांड। साल 2014 कांकेर की अंतागढ़ सीट पर उपचुनाव था। बीजेपी के भोजराज नाग के सामने कांग्रेस ने मंतूराम पवार को उतारा था, लेकिन नाम वापसी के आखिरी दिन गंदा खेल हो गया। शाम 5 बजे दफ्तर बंद होना था। 4:30 बजे कांग्रेस प्रत्याशी मंतूराम पवार चुपचाप चुनाव आयोग पहुंचे और बिना पार्टी को बताए अपना नाम वापस ले लिया। कांग्रेस को दूसरा कैंडिडेट उतारने का वक्त ही नहीं मिला। बीजेपी ये चुनाव निर्विरोध जीत गई। हंगामा मचा ही था कि एक ऑडियो टेप वायरल हो गया। फोन कॉल की इस रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर 6 लोगों की आवाज थी। अजीत जोगी, अमित जोगी, तत्कालीन सीएम रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता, मंत्री राजेश मूणत और मंतूराम पवार। आरोप लगा कि जोगी परिवार ने रमन सिंह के साथ डील की है और मंतूराम को चुनाव से हटने के लिए 7.5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। जोगी परिवार को बीजेपी की बी टीम कहा जाने लगा।
कांग्रेस में खुली बगावत हो गई। भूपेश बघेल खेमे ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर जोगी पिता पुत्र को बाहर निकालने की मांग की। 2016 आते आते पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में अमित जोगी को 6 साल के लिए कांग्रेस से निकाल दिया गया। सोचिए, जो नेता प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बना था, उसके बेटे को पार्टी से निकाले जाने पर रायपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर में बकायदा पटाखे फोड़े गए और जश्न मनाया गया। 2019 में जब भूपेश बघेल सीएम बने तो इसी कांड में एफआईआर दर्ज हुई, एसआईटी बनी, लेकिन सियासत की जांच इतनी आसान कहां। आरोपी वॉइस सैंपल देने पहुंचे ही नहीं। 2023 में कांग्रेस की सत्ता गई और 2024 में सबूतों के अभाव में यह केस बंद कर दिया गया। कोर्ट ने जांच एजेंसियों की क्लोजर रिपोर्ट मान ली, लेकिन कांग्रेस से निष्कासन के बाद अमित और अजीत जोगी ये बात समझ चुके थे कि अब पुरानी पार्टी में उनके लिए दरवाजे बंद हैं। उन्होंने मन बना लिया था अपनी खुद की अलग पार्टी बनाने का और छत्तीसगढ़ के लिए एक तीसरा विकल्प खड़ा करने का। छह जनवरी 2016 को जब अमित जोगी पार्टी से निकाले गए, ठीक 6 महीने बाद 15 जून को अजीत जोगी ने भी सोनिया गांधी को भावुक चिट्ठी लिखकर कांग्रेस छोड़ दी। 5 दिन बाद कवर्धा के ठाठापुर में जोगी परिवार ने गुलाबी रैली की। ठाठापुर सीएम रमन सिंह का गांव है। जोगी ने उनके घर में घुसकर चुनौती दी। व्हीलचेयर पर बैठे जोगी ने यहीं पर नई पार्टी का ऐलान किया, JCCJ, यानी कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी। चुनाव चिन्ह था हल चलाता किसान। 2018 के चुनाव में जोगी ने बसपा और लेफ्ट के साथ गठबंधन किया। इस मोर्चे ने 7 सीटें जीती। अजीत जोगी अपनी मारवाही सीट से और पत्नी रेणु जोगी कोटा सीट से जीती। 3 और विधायक भी जीत कर आए। लगा कि अगले चुनाव में जोगी किंग मेकर जरूर बनेंगे। किस्मत का खेल देखिए, 2004 के एक्सीडेंट के बाद जोगी व्हीलचेयर तक सिमट गए थे, लेकिन उनका रुतबा कम नहीं हुआ था। सूट बूट, क्लीन शेव और अफसरशाही उनके खून में थे। रायपुर के मशहूर 12 पेड़ों वाले सागौन बंगले में रोज उनका दरबार लगता था। उनकी आवाज में जादू था। ठेठ छत्तीसगढ़ी में वो विरोधियों पर ऐसा तंज कसते कि भीड़ दीवानी हो जाती। रैलियों में उनकी पंच लाइन मशहूर थी, बाग बाग कहते संगी, बाग कहां से आए रे, बाग डिलागे जनता कांग्रेस के, लबरा कहां लुकाए रे। यानी बार बार बाग की बात कर रहे हो, ये बाग आएगा कहां से। अब जनता कांग्रेस का बाग खुला छोड़ दिया गया है, जिसे देखकर सारे झूठे छिप जाएंगे। ये एक तरह से राजनीतिक तंज था, लेकिन एक सुबह सब खत्म हो गया। जोगी बिलासपुर के अपने बंगले मारवाही सदन में थे। लॉन में बैठे गंगा इमली खा रहे थे। अचानक इमली का एक बड़ा बीज उनकी सांस की नली में फंस गया। तेज खांसी आई और दम घुटने लगा। हफ्तों रायपुर के अस्पताल में मौत से जंग चली और 29 मई 2020 को छत्तीसगढ़ के इस पहले मुख्यमंत्री ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जोगी के जाते ही उनकी बनाई पार्टी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जीते हुए विधायक टूट गए। 2023 के चुनाव में पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। रेणु जोगी भी अपनी पुश्तैनी कोटा सीट हार गई। अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र फर्जी बता दिया गया और उनकी पत्नी ऋचा जोगी का नामांकन तक रद्द हो गया। दोनों बिना चुनाव लड़े ही रेस से बाहर हो गए। पार्टी महज एक कोठरी तक सिमट कर रह गई। हताशा में अमित जोगी ने कांग्रेस में पार्टी के विलय का लेटर भेजा, लेकिन कांग्रेस ने जवाब देना तक जरूरी नहीं समझा और रही सही कसर जग्गी हत्याकांड ने पूरी कर दी। अभी हाल ही में अप्रैल 2026 में हाईकोर्ट ने अमित जोगी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। पिता के पुराने दोस्त कपिल सिब्बल ने केस लड़ा और फिलहाल अमित को सुप्रीम कोर्ट से फौरी स्टे मिल गया है, लेकिन तलवार अब भी लटकी है। एक आदिवासी गांव से निकलकर कलेक्टरी और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर। अजीत जोगी की कहानी किसी किंवदंती से कम नहीं थी। उन्होंने जिंदगी अपनी शर्तों पर जी, अफसरशाही भी और राजशाही भी, लेकिन अब बेटे के कंधे इस राजनीतिक विरासत का बोझ नहीं उठा पा रहे। परिवार ने अपनी सारी सीटें और जनाधार गवा दिया है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। क्या यह परिवार कभी वापसी कर पाएगा या इतिहास में महज एक किस्सा बनकर रह जाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किस्सा के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। किस्सा का यह एपिसोड लिखा था मेरे साथी हिमांशु दुबे ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने।
बाकी इस एपिसोड को बनाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।